हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम हमारी जो फर्स्ट बुक हम कर रहे थे मैकेनिक्स, उसका फोर्थ यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। दैट इज़ फोर्थ यूनिट इज सेंट्रल फोर्स एंड कैपलर्स लॉ। फोर्थ यूनिट का फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें 2 चैप्टर्स इंक्लूड हैं। तो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्टली हमें जानना होगा कि सेंट्रल फोर्स क्या होती है। आफ्टर दैट हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके एप्लीकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। सेंट्रल फोर्स जो होती है ये कंजर्वेटिव फोर्स है, जिसमें जो कंजर्वेटिव है इसलिए इसका जो वर्क डन है जो भी इस फोर्स के अंडर होगा वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द सेंट्रल फोर्स। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आएगा बार बार जो यूज़ में आएगा, वो है रिड्यूस्ड मास। तो रिड्यूस मास जो होता है ना, वो एक जो सेंटर ऑफ मास के एक पॉइंट पे एक्ट करता है, जो कि जो 2 पार्टिकल्स को लाइन ज्वाइन करती है उनमें जो डिस्टेंस होगा, जैसे कुछ भी उसमें डिस्टेंस है, सपोज आर डिस्टेंस है, उस पर डिपेंड नहीं करता, बट ये डिपेंड करता है उन 2 मासेस पे। जो भी हमने उसमें 2 बॉडीज़ को, मतलब जो भी 2 पार्टिकल्स लेके चलिए ना, जिनके रिड्यूस्ड मास की बात हो रही है, तो उनके मासेस पे डिपेंड करता है। इसका फॉर्मूला होता है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। इसे म्यू से दिखाते हैं, इसका सिंबल होता है ये, इसे बोलते हैं म्यू। ओके, तो अब हम सेंट्रल फोर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सेंट्रल फोर्स को हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे एफ ऑफ वेक्टर। अब ये पोजीशन पे डिपेंड करती है, इसलिए आर को ब्रैकेट में लिख देते हैं, जो पोजीशन वेक्टर है। तो ये इसका जो वेक्टर फॉर्म है वो इक्वल होगी इसका मैग्नीट्यूड इनटू इसका जो डायरेक्शन है उसके, बिकॉज फॉर्मूला होता है ना ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए। तो वह यहाँ से वेक्टर की वैल्यू आ जाती है यूनिट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड। तो इसलिए इसका जो मैग्नीट्यूड है उसको तो हम बिना वेक्टर के लिख सकते हैं, और इसका जो यूनिट वेक्टर है वो, मतलब इसकी जो डायरेक्शन होती है ना सेंट्रल फोर्स की, वो उसकी पोजीशन वेक्टर से पता चलती है। पोजीशन वेक्टर आर है तो उसकी जो डायरेक्शन है वो ही सेंट्रल फोर्स की डायरेक्शन होती है। इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे इसमें एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो किसी भी 2 मासेस के बीच एक्ट करती है हमेशा, वो इसका एग्जाम्पल है, वो सेंट्रल फोर्स होता है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है 2 चार्जेस के बीच, वो भी सेंट्रल फोर्स का एग्जाम्पल है। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी प्रॉपर्टी, इसका करैक्टरिस्टिक्स, मतलब कि जो सेंट्रल फोर्स है उसकी क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या उसमें जो है उसके थ्योरी में, जैसे हम कह सकते हैं कि क्या क्या उसकी क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या उसमें हम इंक्लूड करते हैं सेंट्रल फोर्स में। एक तो देखिए, जो सेंट्रल फोर्स का मैग्नीट्यूड है, वो जो भी हम 2 बॉडीज़ लेके चलते हैं उसके जब फॉर्मूला लिखते हैं रिड्यूस्ड मास का, उसमें तो आर नहीं आता, बट जो सेंट्रल फोर्स है वो डिपेंड करती है 2 बॉडीज़ के जो सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस पे सेंट्रल फोर्स डिपेंड करती है। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है उस केस में ये ज़्यादा इफेक्टिव होती है। इसलिए सेंट्रल फोर्स को ना लॉन्ग रेंज फोर्स भी कहा जाता है। ये इसकी करैक्टरिस्टिक्स है कि इट इज़ लॉन्ग रेंज फोर्स। और सेंट्रल फोर्स जो है कंजर्वेटिव फोर्स है, इसीलिए इसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। अब इसका प्रूफ करेंगे हम। कैसे हम कह सकते हैं कि वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। इसका प्रूफ करते हैं। देखिए, हमें पता है कि जो वर्क डन होता है, वर्क डन किसी पार्टिकल को कुछ डिस्टेंस से डिस्प्लेस किया, तो मान लेते हैं dw वर्क डन हुआ, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू जो फोर्स एक्ट होएगी इनटू इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ पार्टिकल का, एफ डॉट डी है। ठीक है, तो टोटल वर्क डन अगर हमने देखना है किसी पार्टिकल को, सपोज ए से बी पोजीशन पे लेके आ रहे हैं, ठीक है, ए से बी आ रहा है वो ऑब्जेक्ट, तो ये तो हमने कोई स्मॉल डिस्टेंस के लिए वर्क डन फाइंड आउट किया। टोटल पाथ, मतलब ए से बी तक लाने के लिए जो वर्क डन होगा, तो उसका फाइंड करने के लिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन दोनों साइड कर दीजिए, तो डब्ल्यू जो टोटल वर्क डन है वो आ जाएगा, ए से बी जा रहा है ऑब्जेक्ट ना, तो ए टू बी। अब जो एफ वेक्टर है इसे हम लिख सकते हैं एफ आर इंटू आर कैप डॉट, ये जो हमारा वेक्टर फॉर्म थी ना डी आर वेक्टर, इसे लिख सकते हैं हम डी आर इंटू आर कैप। तो आर कैप डॉट आर कैप, ये तो यूनिटी बन जाएगा। ठीक है, ये तो बन हो जाएगा, तो एफ आर इंटू डी आर बचेगा हमारे पास। ए टू बी इंटीग्रेशन हो रहा है एफ आर डी आर। अब देखिए,
हमें पता है कि F इज इक्वल टू माइनस dv/dr होता है, ये होता है हमारे पास सेंट्रल फोर्स के लिए। तो यहाँ से dv की वैल्यू आ जाएगी माइनस FDR, या वी कैन से FDR आ जाएगा माइनस dv। तो FDR की जगह माइनस dv पुट कर देंगे हम, माइनस dv, और इंटीग्रेशन है a टू b। अब dv का इंटीग्रेशन है v और लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ से नेगेटिव साइन भी है, सो VA माइनस VB बचेगा अपने पास। ठीक है, तो वर्क डन इससे पता चलता है कि वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे जो पोटेंशियल है उस पर डिपेंड कर रहा है, तो पाथ का तो कोई रोल नहीं आया इसमें। सेकंड, इसका जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आप ये समझ सकते हो कि जो सेंट्रल फोर्स है ना उसका कर्ल हमेशा ज़ीरो होता है। जैसे एफ वेक्टर सेंट्रल फोर्स है, उसका अगर आप कर्ल लोगे दैट विल ऑलवेज बी ज़ीरो, ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका। एक जो सेंट्रल फोर्स है ना वो स्केलर फंक्शन के ग्रेडियंट के नेगेटिव के इक्वल होती है। अब कैसे, इसको समझेंगे हम कि सेंट्रल फोर्स जो है उसे हम कैसे कह सकते हैं कि F इज इक्वल टू माइनस ग्रेड V। जो हमने ये रिलेशन यूज़ की है ना, इस रिलेशन का एक टाइप से प्रूफ है F इज इक्वल टू माइनस ग्रेड V है। तो इसे भी इस रिलेशन को भी हम प्रूव करके देखेंगे। तो इसका प्रूफ करवाती हूँ आपको। देखिए, अभी हमने फाइंड आउट किया था ना वर्क डन इज इक्वल टू VA माइनस VB, इसी को लेके चलेंगे। तो वर्क डन है हमारा VA माइनस VB, ठीक है, और वहाँ से हम लिख सकते हैं वर्क डन मीन्स F वेक्टर डॉट DR वेक्टर A टू B, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस V। ये चीज़ है हमारे पास उस रिलेशन के अकॉर्डिंग। अब देखिए, अगर हम इसका वैल्यूज पुट अप करते हैं, जैसे F वेक्टर है fxi कैप प्लस fyj कैप प्लस fzk कैप, सिमिलरली dr वेक्टर होता है dxi कैप प्लस dyj कैप प्लस dzk कैप। तो ये वैल्यूज इसमें पुट करोगे आप, ठीक है, फिर दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे हम। जैसे देखिए, पहले तो इसको वैल्यू जब रखोगे ना आप, तो यहाँ से आपके पास आएगा fx dx a टू b, सिमिलरली fy dy प्लस fz dz, और जो माइनस v है हमारे पास, इसे देखिए कैसे लिख सकते हैं। माइनस एज इट इज़ रखो, ये जो है ना हमारे पास माइनस v, नेगेटिव तो कॉमन ले लिया। पोटेंशियल को हम इस टाइप से दिखा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है पोटेंशियल डिपेंड करता है पोजीशन पे, तो हम 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, x y z तीनों कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करेगा। तो इसलिए आप इसको लिख सकते हो कर्ल v बाई कर्ल x इंटू डी एक्स प्लस कर्ल v बाई कर्ल y इंटू डी वाई प्लस कर्ल z बाई कर्ल v बाई कर्ल z इंटू डी जेड। ठीक, अब दोनों साइड्स को कंपेयर करोगे अगर आप, तो आफ्टर कंपैरिजन हमें ये मिलेगा। एक चीज़ और, जब आप कंपेयर करोगे ना तो हमारे पास आएगा fx इज इक्वल टू माइनस कर्ल v बाई कर्ल x, सिमिलरली fy इज इक्वल टू माइनस कर्ल v बाई कर्ल y, fz इज इक्वल टू माइनस कर्ल v बाई कर्ल z। अब अगर हम टोटल F वेक्टर को फाइंड करना चाहेंगे तो हम इन सभी को ऐड करेंगे, इसको i कैप से मल्टीप्लाई करके, इसको j कैप से, इसको k कैप से, तो फिर हमें मिलेगा। और v जो है उसको कॉमन ले सकते हो सब में से, तो नेगेटिव भी कॉमन ले लिया, v भी कॉमन ले लेंगे, तो ये आपके पास बचेगा i कैप कर्ल बाई कर्ल x प्लस j कैप कर्ल बाई कर्ल y प्लस k कैप कर्ल बाई कर्ल z, और v को ले लिया कॉमन। और ये जो फंक्शन है ना, ये वाला, यही तो ग्रेड होता है, तो माइनस ग्रेड v। यही हमें प्रूव करना था कि सेंट्रल फोर्स जो है वो स्केलर पोटेंशियल के नेगेटिव ग्रेडियंट के इक्वल होती है। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है रिड्यूस्ड मास। रिड्यूस्ड मास हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।